नोटबंदी के बाद अब स्वच्छ धन अभियान 18 लाख लोगों को देना होगा हिसाब, खाते में जमा रकम पर होगा ऑनलाइन सवाल जवाब। इकोनॉमिक सर्वे पर सबसे बड़ा इंटरव्यू, आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानघड़िया ने कहा, सभी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के दायरे में लाना मुमकिन नहीं। इकोनॉमिक सर्वे में अगले साल 6.25 से 7.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। नोटबंदी और क्रूड कीमतों में उछाल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती। आईटी कंपनियों को ट्रंप दे रहे हैं झटके पर झटका। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा को मुश्किल बनाने वाले बिल के बाद अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वर्क वीजा पर नकेल कसने की तैयारी। बजट से एक दिन पहले बाजार में मुनाफा वसूली, ट्रंप के डर से आईटी शेयरों को लगा झटका। निफ्टी 8,600 के नीचे फिसला। जर्मनी आज कल बजट में आने वाले तमाम ऐलानों के बारे में आपको बताएगा, जिनका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। हर एसेट क्लास, फिर चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या सोना, वित्त मंत्री के किन ऐलानों से आपको अपनी निवेश रणनीति बदलनी होगी, आज जर्मनी करेगा आपकी इस उलझन को दूर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ जर्मनी की इस खास पेशकश में है फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और साथ ही एथिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मुमकिन ऐलानों की, जिसका हर एक आम निवेशक और एक आम आदमी को इंतजार रहता है, वो है टैक्स में बदलाव को लेकर। तो अर्नब जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जहां तक टैक्स को लेकर अनाउंसमेंट्स की बात है, क्या क्या उम्मीदें हमें करनी चाहिए? देखिए, अगर आप देखें तो जो टैक्स की बात है उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, क्या उसमें बदलाव आता है, क्योंकि अभी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख पे है। तो ऐसी एक अपेक्षा है कि शायद इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, जिससे एक ज्यादा अमाउंट लोगों को टैक्स फ्री के हिसाब से मिलेगी। दूसरी बात यह है कि क्या जो टैक्स के स्लैब्स है उसमें बदलाव होते हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब्स यानी कि अभी आप देखें तो 2.5 से 5 लाख पर 10% रेट है, 5 से 10 पर 20% और फिर उसके बाद 30%। तो क्या इसमें भी बदलाव होते हैं, ये देखना जरूरी है। तो अगर ये स्लैब्स भी बदलते हैं तो उसमें आपकी ज्यादा इनकम अगर लोअर टैक्स रेट पे आती है तो उसमें आपको फायदा होता है। तो अगर आप टैक्स के हिसाब से देखें तो किस प्रकार का रेट आप पे लागू पड़ता है, और उसके साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या जो डिडक्शंस है इंडिविजुअल्स के लिए, खास करके सेक्शन 80C में, क्या उस लिमिट में कोई चेंज या बदलाव आता है, खास करके क्या इसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी जो 1.5 लाख की लिमिट है, अगर इसे बढ़ाते हैं तो आपके प्लानिंग में दो चीज आनी चाहिए। एक तो इसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि बढ़ने से अगर आप इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप कोई लिमिट बढ़ती है तो उसके लिए एडिशनल सेविंग्स कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पहले आपको सेविंग्स भी करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर बजट में हम इंतजार करेंगे उन तमाम ट्रिगर्स का, उन तमाम ऐलानों का, जिसके जरिए हमें अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी बदलाव करने होंगे। तो निखिल, यहाँ पर वित्त मंत्री की स्पीच में अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखूं तो किन किन ट्रिगर्स से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो कौन से ऐसे ऐलान मुमकिन है जिन पर अगर मैं एक इक्विटी निवेशक हूं तो मुझे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो आज से कुछ महीने पहले ये बात हुई थी कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको टैक्स और भरना पड़ेगा। तो उससे एक स्पेकुलेशन आ गया है मार्केट में कि क्या पता जो अभी आज के दिन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो इक्विटी में, कि आप 1 साल से ज्यादा निवेश करते हो इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अभी ये स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि क्या पता वो लिमिट, पहले वो स्पेकुलेशन था कि क्या पता वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी में टैक्स फ्री है उसको हटा देंगे, उस पर कोई टैक्स लेके आ जाएंगे। या दूसरा स्पेकुलेशन ये चल रहा है कि क्या पता वो 1 साल को बढ़ा के 2 साल या 3 साल कर देंगे। अगर वो एक जो
टाइम फ्रेम है, अगर उसको 1 साल से बढ़ा के 2 साल या 3 साल कर देते हैं, तो आपको आपकी जो पोर्टफोलियो है, अगर आप कभी भी अगर रिडेम्पशन करने का सोच रहे हो, या आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने का सोच रहे हो, या एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में स्विच करने का सोच रहे हो, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उस टाइम फ्रेम को पार किया है। अगर उस टाइम फ्रेम को अगर आपका पार नहीं किया है, तो अगर आप सेल करते हो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकता है, जो 15% पे आज के दिन पे है। तो हमें ये बहुत बड़ा ऐलान देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई टैक्स आ रहा है, या फिर वो जो टाइम फ्रेम है आज के दिन पे, जो लॉन्ग टर्म डेट का जो टाइम फ्रेम है वो 3 साल का है, तो क्या पता वो इक्विटी में भी अगर टाइम फ्रेम को 1 साल से बढ़ा के 2 साल या 3 साल कर दें, तो आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप एज नॉर्मली 1 साल के बाद लोग रिव्यू करते हैं कि मैं इक्विटी को इसको बेच के दूसरा ले सकता हूं या फंड को बेच के दूसरा ले सकता हूं, वो टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे अगर हम रीबैलेंसिंग की बात कर ही रहे हैं, तो अर्णव जी, ऐलानों के मुताबिक हमें एक बार इक्विटी और डेट का जो हमारा बैलेंस है उसको भी देखना होगा। अगर ऐसे ऐलान आते हैं जहां पर हम अगर बाजार को गिरता हुआ देखते हैं और आगे चल के अगर हमें इक्विटी में ज्यादा मुनाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या यही सही समय है कि आपको डेट को तवज्जो देनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेना चाहिए? ऐसे कौन से ऐलान हो सकते हैं जिससे मेरे डेट पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट पड़ सकता है? जब आप डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको मेन चीज जो देखनी पड़ेगी वो ये है कि गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट क्या होगी, क्योंकि जो इस साल 3.5% पे प्लान किया गया है, तो अगले साल क्या ये और कम होती है? और दूसरी चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होगी। इस प्रकार की गवर्नमेंट बोरोइंग, फिस्कल डेफिसिट, ये जब आप मिलकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि डेट मार्केट में और कितनी लिक्विडिटी है, क्या सिचुएशन है और किस प्रकार से यील्ड्स मूव करेंगे। तो ये एक सीधी बात है जो आपके डेट पोर्टफोलियो को असर करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए शायद आप थोड़ा डेट पोर्टफोलियो में किस प्रकार का एक्सपोजर ले वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या हो, वो आपके गोल्स के मुताबिक ही होने चाहिए और उस हिसाब से आपको ओवरऑल इक्विटी में कितना, डेट में कितना, वो आप अपने लिए तय करके आप डिसाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली इक्विटी और इंटरनली डेट में आपको क्या फेर बदल करने हैं वो आपको बजट में एग्जैक्ट अनाउंसमेंट के बाद आपको पता चलेगा। और खास करके डेट की साइड में फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट बोरोइंग पे आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही निखिल, जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि अगर आपके लंबी अवधि के गोल हो तो आपको ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बजट एज एन इवेंट, कितना बड़ा इवेंट आपको लगता है होगा अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़े तो? देखिए, बजट में जो बजट के कारण आपके मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी आ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होते हैं तो मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट नीचे जा सकता है। पर अगर लंबी अवधि में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो इवेंट्स मार्केट में आते जाते रहेंगे। तो बजट कोई स्पेसिफिक इवेंट वैसा नहीं है कि आपको बजट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए। पर हाँ, बजट में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जो जैसे पांड्या जी ने कहा था, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में अगर उन्होंने बदलाव लेके आते हैं कि एटीसी में अगर वो आज 1.5 लाख है उसको अगर बढ़ा के 2 या 2.5 लाख कर देते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप कैसे और सेव करके टैक्स सेविंग बचा सकते हो। उन्होंने अगर हाउसिंग पे कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें आप कैसे टैक्स बचा सकते हो। तो आपको टैक्स प्लानिंग के हिसाब से बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हो तो उसके हिसाब से बजट में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल हो तो आपको ज्यादा तवज्जो इक्विटी को देना चाहिए और डेट में कम देना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल हो तो आपका पैसा शॉर्ट डेट में रहना चाहिए, कंपैरेटिवली इक्विटी में नहीं। बिल्कुल। और साथ ही अर्णव जी, हम एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, अब इक्विटी डेट के अलावा अगर हम सोने में निवेश की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के ऐलानों पर हमें ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हमें मौजूदा हमारे पोर्टफोलियो में जितना एक्सपोजर हमने सोने को दे रखा है उसको बदलने की जरूरत पड़ जाएगी? और कई सारे दर्शक ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि बजट में अगर सोने को लेकर कोई भी ऐलान होता है तो क्या हमें हमारी निवेश को रोक लेना चाहिए या इसे बढ़ाना चाहिए? देखिए, जब गोल्ड की बात हो तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि एक इम्पैक्ट जो आ सकता है वो है गोल्ड प्राइसेस पे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है और भारतीय बाजार में जो रुपीस में प्राइस है उसमें काफी एक डिफरेंस है। और उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर एक इंपोर्ट ड्यूटी है, 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर
ये इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाता है, क्योंकि पहले 1% ही बढ़ा के धीरे धीरे करके 10% की गई थी ताकि गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हो जाए। जो अगर आगे जाते हुए इसको बजट में गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाती है तो सीधा इम्पैक्ट इसका प्राइस पे आएगा। दूसरी बात यह है कि क्या कोई गोल्ड के हिसाब से कोई स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे इंपोर्ट इजी हो या कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, इससे भी प्राइस पे असर आ सकता है। तो ये जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग गोल्ड पोर्टफोलियो पे गिरेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि ऐसा कोई प्राइस इम्पैक्ट आए इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना छोड़ दे या जो भी है वो एग्जिस्टिंग डिसीजन चेंज कर ले। गोल्ड का भी एक पोर्टफोलियो में एक स्थान होता है, उसको एक स्पेसिफिक रीजन के लिए इंक्लूड किया जाता है और मोस्टली लोग अप टू 10-12% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में रखते हैं। इट इज ऑल्सो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो अगर आपके मुताबिक आपने गोल्ड इंक्लूड किया हुआ है पोर्टफोलियो में तो और इन्वेस्ट रेगुलरली भी कर रहे हो तो वो जारी रखिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि प्राइस इंपैक्ट आ सकता है, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार फिर इंपोर्ट ड्यूटी को कम तो होना ही है, क्वेश्चन इसकी कब होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 5 से 10% का एक्सपोजर अगर रखा हुआ है तो उसमें बरकरार रहे। लेकिन रियल एस्टेट को लेकर यहाँ पर किस तरह के ऐलान मुमकिन है और क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? अगर होम लोन के इंटरेस्ट में आपको रियायत और दी जाती है, राहत और दी जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? साथ ही अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो कल बजट में आपके लिए क्या ऐलान मुमकिन है और किन किन ऐलानों को, ट्रिगर्स को आपको पकड़ना चाहिए और निवेश रणनीति बनानी चाहिए, इस पर करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कि कल बजट में किन ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेक्टोरियल निवेश की। तो निखिल, यहाँ पर कई सारे सवाल हमें आते हैं दर्शकों के, जहां पर ये हमसे पूछा जाता है कि क्या हमें सेक्टोरियल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। अब कल बजट में अगर सेक्टर्स को लेकर कोई ऐलान हो रहे हैं जिससे हम एक खास सेक्टर पर अच्छा इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड में अगर मैं निवेश की बात करूं तो मुझे उस स्पेसिफिक सेक्टर के फंड में निवेश को शुरू करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए? बजट में अगर हम देखें तो जो 2-3 सेक्टर जो मेनली होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी कुछ चेंजेस आ सकते हैं और अगर गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट के बजट के हिसाब से देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा स्पेंडिंग करती है, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो सकता है कि रिवाइवल हो, उनको उन पे अपसाइड आ सके। तो अगर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड मतलब जो मीडियम टर्म व्यू लेके चल रहे हैं बट वो एग्रेसिव है, तब वो कुछ सेक्टरल फंड्स को देख सकते हैं। तो पर इनमें ये याद है कि उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो आपका अगर रिस्क एपेटाइट है तभी आप सेक्टरल फंड में निवेश कीजिए। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर और साथ ही बाजार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेक्टर की जानकारी नहीं होगी तो इस तरह के निवेश में थोड़ा सा आपको संभलना होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अर्नब जी, रियल एस्टेट को लेकर अगर मैं सवाल पूछना चाहूं तो यहाँ पर किसी भी तरह की राहत अगर दी जाए, होम लोन के इंटरेस्ट को अगर यहाँ पर जो राहत दी जाती है उसको बढ़ाया जाए, तो एक आम निवेशक को इसे कैसे लेना चाहिए? अगर जो 2 लाख की लिमिट है जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं अपने होम लोन पे, अगर वो बढ़ा जाए तो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स के लिए एक अच्छी बात है, आपको एक ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, जहां उनको एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है। अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे और लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो एक होम परचेज करे। और इसके अलावा जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है विथ रिगार्ड टू अफोर्डेबल हाउसिंग की हाउसिंग फॉर ऑल, वो भी ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि मोर सप्लाई आने से हाउसिंग डायनामिक्स और प्राइसेस पे भी असर होते हैं। तो ये सब मिला के आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एक हाउसिंग लोन ले या हाउस ले। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर पहली बार निवेश करने वाले को क्या रणनीति अपनानी चाहिए कल बजट वाले दिन, इस पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर पहली बार आप निवेश कर रहे हैं तो कल बजट में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। निखिल, यहाँ बताएं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अगर कोई रणनीति अपनानी हो तो बजट का दिन उनके लिए ऐलानों के लिहाज से कितना अहम है?
देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो बजट में केवल आपको जो टैक्स लिमिट्स बढ़ती है उस पर ध्यान देना होगा, या फिर जो टैक्सेशन में चेंज आते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी पे या लॉन्ग टर्म डेट पे, तो उन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपना पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए, टैक्सेशन के हिसाब से और छूट के हिसाब से आप बजट पे ध्यान दे सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ का इवेंट काफी अहम है कल का, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो थोड़ी बहुत फेरबदल आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है वित्त मंत्री की बजट की पोटली में से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और फिलहाल मुझे भी इजाजत दीजिए। लेकिन आपका भी अगर कोई सवाल है बजट के ऐलान के बाद, अगर आप समझना चाहते हैं अपने लिए एक निवेश रणनीति, तो अपना सवाल आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @कविता_th पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, ईमेल करें हमें तुरंत m@moneycontrol.com पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आपका सवाल हम कल के शो में जरूर लेंगे शाम को 6:30 बजे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।